ठीक है। तो कांस्टेंट के फिल्टर में क्या है कि अगर मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो एक कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर मिलता है। ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका उसका फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं, देखो इसका मतलब क्या है। जैसे आपको पता है कि हम लोग फिल्टर जो डिजाइन करते हैं बेसिकली वो किससे, रेजिस्ट इंडक्टिव कंपोनेंट या फिर कैपेसिटिव कंपोनेंट से करते हैं। तो इंडक्टिव कंपोनेंट भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। जैसे इंडक्टर का जो इंपीडेंस क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो जेएल जो आपका जेडएल भी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक है ना। मतलब इंडक्टर क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट होता है। ऐसे ही आपका जेड सी जो होता है ना, ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट है, जे ओमेगा सी। ठीक है। लेकिन कांस्टेंट के फिल्टर में क्या है कि अगर मैं दो ऐसे इंपेडेंसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। और एक कांस्टेंट नंबर हमको चाहिए क्यों, क्योंकि हमको ऐसा करना है कि हमको एक फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट टर्म मिले। ठीक है ना। तो हमने देखा था कि ये जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है कांस्टेंट आपका कांस्टेंट के फिल्टर का, ठीक है ना। जैसे L/2 अगर हमने ये लिया है, अब हमने इसको देखा था कि ये कौन सा नेटवर्क है। ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी देखो दो तरीका है इसको बताने का कि कौन सा फिल्टर है। एक तरीका क्या है कि हम उसका जेड नॉट निकाल लें। ठीक है। जेड नॉट निकाल के उसके बाद हम क्या करें, उसके मतलब जो जेड नॉट निकालेंगे अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसको जीरो पुट कर दें तो एक रियल नंबर आएगा। तो उससे तुम्हारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है ना। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब निकल जाएगा उसके बाद देखोगे कि जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या कम है। उसके बेसिस पे एक तो तरीका है निकालने का, वो लंबा मेथड है। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, मतलब दो एक्सट्रीम केसेस ले लो। मतलब एक्सट्रीम केसेस में कौन कौन से केसेस आएंगे, पहला केस तो ये है कि फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगा तो इंडक्टर जीरो फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, इंडक्टर जीरो फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना। और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि एक लाइन बन जाएगा, यहां से यहां तक एक लाइन बन जाएगी, तो ओपन ही है। तो मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे इन करोगे यहाँ पे आउट मिल जाएगा। मतलब क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी पूरा का पूरा पास हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इंडक्टर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट यही हो गया तो फिर आपका सिग्नल पास ही नहीं हो पाएगा। तो आप सिंपल देख के बता सकते हो कि वेदर द नेटवर्क इज आई मीन हाई पास नेटवर्क और लो पास नेटवर्क। ठीक है ना। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कॉम्प्लिकेटेड वाला है। अब हम लोग आज ना इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। एनालिसिस में क्या है आपका, जैसे एनालिसिस और डिजाइन दोनों हमको देखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट के फिल्टर्स। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ना किसकी एनालिसिस करेंगे, नो पहले हम लोग लो पास फिल्टर की कर लेते हैं। ठीक है ना। लो पास फिल्टर की एनालिसिस। ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि लो पास फिल्टर का स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा है, इसमें आपके दो इंडक्टिव कंपोनेंट है ऐसे, और एक आपका सन टर्म में एक इम्पीडेंस कैपेसिटिव कंपोनेंट है। ठीक है ना। ऐसे करके इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग Z1/2। ये आम होता था Z1/2 और ये होता था Z2। ठीक है ना। लेकिन अगर हम कंपोनेंट की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंपोनेंट की वैल्यू जो होगा ना, इसकी जो वैल्यू होगी होगी L/2। ठीक है ना। इसकी वैल्यू होगी L/2। क्योंकि पता है आपको जब सीरीज में हम लोग मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था Z1/2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर मान लो दो मैं नेटवर्क को कैस्केड करूंगा तो क्या होगा, Z1/2 प्लस Z1/2, क्योंकि दोनों सीरीज में आ जाएगा तो Z1 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या, हमको अगर मान लो इंडक्टर है तो आपको पता है इंडक्टर सीरीज का अगर कनेक्शन होगा, इंडक्टर का अगर सीरीज में कनेक्शन होगा तो क्या होता है, इंडक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए हम L/2 लेंगे और यहाँ पे Z2 की वैल्यू सिंपली सी ले लेंगे, हम लोग कैपेसिटर ले लेंगे। ठीक है ना। ये हो गया। मतलब यहाँ से सिंपली अगर मैं कंपेयर कर दूं, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Z1 जो है वो क्या आ जाएगा आपका, Z1 क्या होगा, जो आपका इंडक्टर है उसका इम्पीडेंस। ठीक है ना। तो अगर मैं, वेट तुम लोग का अटेंडेंस में सेव कर लेता हूँ एक बार, और किसी का छूटा होगा, 1 सेकेंड, चलो कोई नहीं। ठीक है। हाँ, तो Z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1, इंडक्टर है तो क्या हो जाएगा J⍵L। ठीक है ना। और Z2 क्या है हमारा, यहाँ पे Z2 है हमारा 1/J⍵C। ठीक है। अब हमको पता है कि जो कांस्टेंट के फिल्टर होता है, क्या पता है हमको कि कांस्टेंट के फिल्टर जो है, वेट,
कांस्टेंट, क्या लिख दिया मैं, रुक जाओ, कांस्टेंट के जो फिल्टर है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि दोनों इम्पिडेंसेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किस किस इम्पिडेंस को, कि Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, वो क्या आता है, कांस्टेंट का स्क्वायर आता है, ठीक है ना। अब देखो Z1 की वैल्यू रख दो, तो Z1 क्या था हमारा, J ओमेगा L, और Z2 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन J ओमेगा C, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, और यहाँ लिख देते हैं, J ओमेगा कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया, L बाई C आ गया, और K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में L बाई C, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये k इक्वल्स टू अंडर रूट में L बाई C आपका आया है, ये क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है कि नहीं है, जो k इक्वल्स टू, डिपेंडेंट ऑफ इट, इज इट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि आपके पास, इंडिपेंडेंट, हाँ क्योंकि क्या इंडिपेंडेंट, आपका जो L है ना, L क्या है आपका, इंडक्टर की वैल्यू जो होगा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है ना। मैं बोलूंगा कि 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है, 5 मिली हेनरी का है, ठीक है ना, या माइक्रो हेनरी का है। ऐसे कैपेसिटर बोलूंगा मैं कि 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो एक रियल नंबर होगा ना वो। तो दो अगर पॉजिटिव रियल नंबर को आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, और उसका अंडर रूट लोगे, एक रियल नंबर ही आएगा। तो ये जो टर्म है वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा ये, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको पता है कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस की बात करूं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, तो ये कौन सा नेटवर्क है, टी नेटवर्क है, आपको याद होगा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क जैसा दिख रहा है। तो जो ZOT होता था आपका, वो क्या होता था, अंडर रूट में क्या होता था, Z1 स्क्वायर बाई Z1 बाई 4 इंटू Z1 Z2, ठीक है ना। ये होता था सिंपल। अब देखो मैं यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अगर Z1 Z2 की वैल्यू रख दूँ तो क्या होगा, देखो Z1 की वैल्यू कितनी है, J ओमेगा L, ठीक है ना, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, प्लस Z1 क्या है, J ओमेगा L, इंटू Z2 क्या है, 1 अपॉन J ओमेगा C, ठीक है। अब देखो, और ZOT कुछ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से, अब देखो ये जो है ना, J का स्क्वायर है, J का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, प्लस J ओमेगा C ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, L बाई C बचेगा, L बाई C, ठीक है ना। इतना लिख सकता हूँ मैं, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ L बाई C माइनस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है ना, इतना लिख सकता हूँ। अब देखो, और अब ZOT आते हैं हम लोग, ZOT को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें से मैं L बाई C कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखो, L बाई C कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, अब देखो ऊपर से मैं L कॉमन ले रहा हूँ, तो L कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, केवल L बचेगा ना, यहाँ से L कॉमन लिया, लेकिन C भी साथ में कॉमन ले रहा हूँ, तो C, अगर मैं यहाँ से C भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब L बाई C मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर मल्टीप्लाई होना पड़ेगा इसको C से, तभी देखो ये समझ में आया क्या, L बाई सी मैंने कॉमन लिया सिंपली, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ क्या, इतना अंडर रूट में L टाइम C, और फिर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइड बाई 4 लिख सकता हूँ ना। और जो ZO है, अब ZO अंडर रूट में L बाई C क्या आया था, देखो यहाँ पे क्या आया था, अंडर रूट में L बाई C K आया था, K, के, तो इसको मैं लिख दूंगा K, और आपका अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये ZOT है, मतलब ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है आपका, लो। अभी देखो हम लोग जो भी हम लोग फिल्टर एक किए हैं कांस्टेंट के फिल्टर, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर मेरे को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करूंगा मैं,
कोई बताएगा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता था? जहां पे आपका जेड नॉट जो होता था वो क्या होता था, रियल वैल्यू से इमेजिनरी वैल्यू या फिर इमेजिनरी वैल्यू से रियल वैल्यू में चेंज होता था, ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या से निकालूंगा, मतलब रियल और इमेजिनरी वैल्यू के बीच का कोई होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, अगर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइडेड बाई 4 को, मतलब फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कि 1 माइनस, अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ओमेगा नॉट लिख देंगे यहाँ पे, ओमेगा नॉट स्क्वायर एल सी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अब देखो यहां से निकाल लो, और ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां से देखो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा 4 अंडर रूट में 4 डिवाइडेड बाई एल सी, ठीक है। और ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई एल सी। या फिर इसको अगर मैं एफ नॉट के टर्म में लिखना चाहूँ, और एफ नॉट या फिर एफ जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम लिखना चाहो, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट एल सी। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, 1 अपॉन पाई रूट एल सी, ठीक है। तो ये जो एफ नॉट है तुम्हारा, ये क्या है, ये जो भी फिल्टर है हमारा, इसका क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या हुआ है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम है sir. तो पूछ लो यहाँ पे, क्या नहीं समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। मैं सिंपल सा इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मेरे को एनालिसिस में क्या है, कंपोनेंट्स की वैल्यू दी हुई है, और कंपोनेंट्स की वैल्यू दी हुई है तो मैं क्या निकाल रहा हूँ उससे, मैं ये निकाल रहा हूँ कि इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है तुम्हारा, ठीक है ना। के की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये मैं निकाल रहा हूँ। एनालिसिस, एनालिसिस आपको याद है, एनालिसिस और डिजाइन में डिफरेंस मैंने बताया था। एनालिसिस में क्या होता है कि आपको कंपोनेंट्स की वैल्यूज दी होती हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गया, ओके। अब एक चीज ध्यान से देखो आप, अब मैं जेड ओ टी देखूं, अभी मैं जेड ओ टी देखूं, जेड ओ टी, तो जेड ओ टी इक्वल टू क्या है हमारा, के अंडर रूट में क्या आया था, के अंडर रूट में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4, क्या आया था, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज बताओ यहां से आप कि आपको याद है हम लोगों ने निकाला है ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखो जरा, वेट, यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा नॉट की वैल्यू जो निकाली थी, या फिर ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन एल सी आ जाएगी ना, देखो ध्यान से, Yes. ओमेगा ओमेगा नॉट Yes, स्क्वायर sir. 4 अपॉन एल Sir. सी, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन एल सी, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को ना, ये जो हमारा है एज, इस चीज को हम प्लग करते हैं इसमें, इस वाले इक्वेशन में, देखो तो क्या आएगा। तो अगर मैं प्लग करूंगा तो क्या आएगा, जेड रूट के अंडर रूट में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर तो है ही, लेकिन एल सी बाई 4 है, तो एल सी बाई 4 यहाँ पे देखो क्या है, 4 बाई एल सी है, ठीक है ना। 4 बाई एल सी को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख रहे हैं, तो एल सी बाई 4 को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो इससे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, के 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे क्या, ऐसे लिख सकता हूँ ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो जेड ओ टी की वैल्यू के अंडर रूट में 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा क्या लिखता हूँ मैं, 2 पाई एफ, और ओमेगा नॉट को क्या लिखता हूँ, 2 पाई एफ नॉट का होल स्क्वायर। तो इसको मैं फर्दर क्या लिखता हूँ, के अंडर रूट में 1 माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से मैं जेड ओ टी निकालना चाहूँ, जेड ओ टी, तो आ गया हमारा के अंडर रूट में 1 माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ नॉट का होल स्क्वायर, जहां पे एफ नॉट क्या है तुम्हारा, बताओ व्हाट इज एफ नॉट, यहाँ पे एफ नॉट की वैल्यू क्या है, एफ नॉट है क्या, मतलब एफ नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, Cut off frequency. ठीक है ना। एफ नॉट है हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया,
ठीक है। अब एक चीज आप अगर आप इसको प्लॉट करना हो, देखो ध्यान से, अगर आप ZOT को प्लॉट करना चाहो तो कैसे प्लॉट होगा? वेट, क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं किसकी? ZOT को प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे जो एक्सेस ले रहा हूं ना, ये ले रहा हूं F डिवाइडेड बाई F नॉट, ये मैं ले रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ? F डिवाइडेड बाई F नॉट, और वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ? ZOT ले रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब F डिवाइडेड बाई F नॉट की वैल्यू, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब F डिवाइडेड बाई F नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, 0 ऑरिजिन पे यहाँ पे बात करूं तो ZOT की वैल्यू कितनी होगी? जब F डिवाइडेड बाई F नॉट, हाँ, K K होगी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या लेते हैं हम लोग? हम लेते हैं कि अगर मैं F डिवाइडेड बाई F नॉट की वैल्यू 1 ले लूं, ध्यान से सुनो क्या मैं कह रहा हूं, अगर मैं F डिवाइडेड बाई F नॉट की वैल्यू 1 ले लूं तो फिर ZOT की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 हो जाएगी ना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा ये देखो क्या है ना, ये स्क्वायर टर्म है, ठीक है ना, स्क्वायर टर्म है, तो स्क्वायर टर्म ना हमेशा पैराबोलिक नेचर का होता है। अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूँ ना तो कुछ ऐसे ग्राफ दिखेगा, देखो मैं खींच रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है ना, पैराबोलिक टाइप का। ठीक है ना, अब एक्स एक्सिस पे हमको क्या इंटरसेक्ट मिला? 1, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे क्या मिला? K मिला। ठीक है ना, अब देखो ये हमारा जो जो प्लॉट है, इस प्लॉट से एक चीज समझ में आ रही होगी, जो ZOT है, ध्यान से देखो, ये जो ZOT है, जो ZOT हमने प्लॉट करा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, अब इस एरिया में ही बताओ कि ZOT एक पॉजिटिव नंबर है या मतलब एक रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? ये बताओ मेरे को। इस एरिया में जो आपको एरिया दिख रहा है उसमें ZOT की वैल्यू एक रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? हमने क्या लिया था? हमने दो कंडीशन लिए। एक हमने क्या लिया था? पहला केस लिया था, फर्स्ट केस क्या लिया था? केस 1 क्या लिया था हमने कि F डिवाइडेड बाई F नॉट जो था वो कितना था? 0 था। पहला केस हमने लिया था, ठीक है ना, F डिवाइडेड बाई F नॉट का वैल्यू 0 लिया था। तो जब आप 0 लोगे तो ZOT क्या आएगा? K अंडर रूट 1। तो ये क्या आएगा? एक तो रियल नंबर आएगा ना, ये तो K अंडर रूट 1 का मतलब क्या हुआ? K, तो K ZOT इसमें क्या आएगा? यहाँ पे ZOT क्या आएगा? ZOT की वैल्यू क्या आ जाएगी? K। और केस 2 में हमने क्या लिया था? केस 2 में कि F डिवाइडेड बाई F नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जब 1 लोगे, जब 1 लोगे तो क्या हो जाएगा? ZOT की वैल्यू क्या आ जाएगी? ZOT की वैल्यू ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब क्या है, दोनों केसेस में जो ZOT है वो क्या है? एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर है। तो जब Z तुम्हारा रियल नंबर होता है, जब Z तुम्हारा रियल नंबर होता है तो उस केस में ये क्या इंडिकेट करता है? जब Z रियल नंबर होता है तो उस केस में वो क्या इंडिकेट करता है? बताओ। पास बैंड पास बैंड, ठीक है ना, पास बैंड है। ठीक है, ये रियल है इसमें। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं F अपॉन F नॉट की वैल्यू, F अपॉन F नॉट की वैल्यू 1 से ज्यादा लेता, इमेजिन करो अभी हमने क्या लिया था? 1 लिया था तो 0 हो गया था, लेकिन मैं F अपॉन F नॉट की वैल्यू 1 से ज्यादा लेता, उस केस में ही बताओ ZOT क्या होता है? 1 से अगर ज्यादा, मान लो कि 2 ले लेता मैं, सपोज करो, ठीक है ना, 2 ले लेता तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। अच्छा, अब अंडर रूट में -3 आ गया, तो अंडर रूट में -3 का मतलब क्या हुआ पता है? इमेजिनरी नंबर हुआ। इमेजिनरी नंबर हाँ, तो इमेजिनरी नंबर हुआ, यानी क्या है कि एक से बाहर कोई भी नंबर लोगे, एक से ज्यादा, मतलब एक्स एक्सिस पे, वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा स्टॉप बैंड। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना खाली, ये क्या है? आपका स्टॉप बैंड है। क्यों स्टॉप बैंड है? क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा जैसे करोगे वैसे ही क्या होगा? Z0T जो था, ZOT जो है वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और इमेजिनरी का मतलब क्या होगा? स्टॉप बैंड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात? तो अब यस देखो, सर तो अब हाँ, तो अब इससे इससे हमको क्या पता चला? ये कौन सा फिल्टर है? कौन सा फिल्टर है? लो देखो, पास लो लो पास पास फिल्टर। ठीक है, कांस्टेंट हाँ, तो ये है कहानी लो पास फिल्टर की, कांस्टेंट की, लो पास फिल्टर की एनालिसिस की। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो मेरे को डिजाइन करना होता, ठीक है, मेरे को अगर मैं डिजाइन इसी का देखूं, डिजाइन,
तो डिजाइन में क्या होगा, डिजाइन में आपको सपोज करो लो पास फिल्टर ही डिजाइन करना है, ऐसे करके ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका L/2 L/2 AC, ठीक है ना। अब आपको डिजाइन में क्या करना होता है, डिजाइन में क्या करना होता है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड C, यही करना होगा ना, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और गिवन क्या रहेगा तुमको, गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा, मैं आपको अगर बोलूंगा फिल्टर तो डिजाइन करने का, तो क्या होगा, एक तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कितना रखना चाह रहे हो, और दूसरा क्या रहेगा जेड नॉट, ठीक है ना। जेड नॉट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, दो चीजें दी रहेंगी आपको, और डिजाइन क्या करना होगा एल और सी के लिए, ठीक है। तो अब चलो डिजाइन करते हैं। देखो अब आपको याद होगा कि एस वेट दूसरा कलर लेना, आपको याद होगा जब हम लोग लिख रहे थे ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू था 4/LC था ना, वेट ऊपर देख लो कहीं कहाँ लिखा था मैंने, हाँ Yes, sir. ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या था 4/LC, ठीक है ना। तो मैं इसको मैं लिख दूं यहाँ पे 4/LC, ठीक है। ये सपोज करो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ऑल्दो वो ऑलरेडी पहले बहुत सारी इक्वेशन हम लिख लिए, यहाँ पे अलग है तो इसलिए मैंने फर्स्ट इसको मान लिया, चलो ठीक है ना, अपने कन्वीनियंस के लिए। अब देखो ये हमारा आ गया ओमेगा नॉट। अब एक और चीज आपको पता है, एक और चीज क्या पता है आपको, ये जो कांस्टेंट के फिल्टर होता है, कांस्टेंट के फिल्टर, तो उसमें आपको पता है कि जो Z1 और Z2 था, ठीक है ना, Z1 और Z2 था, वो क्या था, k स्क्वायर था, एक कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आई थी L/C, यही आई थी ना, वेट अंडर रूट में नहीं होगा ना, L/C आएगा ना सिंपल, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, L/C। L/C। ये जो जेड नॉट में लिखा हूं ना, एक वेट, ये जो गिवन में ना एक कहाँ गया, ये जो जेड नॉट में लिखा हूं गिवन में, ये जेड नॉट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि गिवन ही रहेगा, आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैं बोलूं कि आपको एक फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक है, तो फिल्टर अगर आप सपोज करो कि एक वही यही कांस्टेंट के फिल्टर ले रहे हो, लो पास फिल्टर, तो अगर आपके पास ए वाला नेटवर्क दिया रहे, अगर मैं बोलूं कि टी नेटवर्क का यूज करके बनाना है, तो उस केस में आप जेड नॉट निकाल सकते हो इजीली, ठीक है ना। आप क्या निकाल सकते हो उस केस में, जेड नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो ना इसमें, आप सिंपली वो फॉर्मूला रख दोगे सिमेट्रिकल नेटवर्क वाला, Z1²/4 अंडर रूट में प्लस Z1 Z2, उससे जेड नॉट निकल जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको जेड नॉट दिया ही रहे, ठीक है ना। अब देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए होगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है ना। तो आप एक क्या क्या हमको चाहिए होगा ये देखते हैं पहले। तो पहला चीज तो हमको इक्वेशन पता है कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4/LC होगा। दूसरा चीज पता है कि कांस्टेंट के फिल्टर है, तो दोनों सीरीज और सन टर्म का ये इंपेडेंस होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना। इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर लिखना चाहूं, वेट, ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं ओमेगा नॉट स्क्वायर को, ओमेगा नॉट स्क्वायर को, ठीक है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर को लिखा है 4/LC लिखा गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ चाहता हूं ना कि ये जो के वाला टर्म है, के इधर जो के वाला टर्म है, ये वाला टर्म, ये ना मैं इसको कहीं से इंटीग्रेट कर दूं इसमें, मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसा करना है कि एल और सी की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है ना। डिजाइन में क्या चाहिए हमको, एल और सी की वैल्यू चाहिए, और हमको ओमेगा नॉट ऑलरेडी दिया है, ओमेगा नॉट दिया है, और एल और सी की जब वैल्यू मिलेगी तो मैं के भी निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो मान के चलो के तो पता रहेगा, ठीक है ना, के तो आप निकाल ही लोगे, और ओमेगा नॉट दिया ही रहेगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि एल और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि हमको एक टर्म मिले यहां से। एक टर्म क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि अभी देखो दोनों टर्म है, एल और सी दोनों है, तो एक साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम क्या करें ना, इसमें मेरे को अगर L/C करना है, ठीक है ना, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को L/C करना है, तो अगर मैं ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर नीचे मैं क्या करूं, L से मल्टीप्लाई करूं, तो 4L अपॉन क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा ना, ठीक है, Yes, sir. इतना हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4/L², ठीक है। और L/C क्या था, ये देखो L/C की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर है,
एल बाई सी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, दिख रही है ना। तो एल बाई सी को मैं क्या Yes. लिखता हूँ यहाँ पे, के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से सिंपली तुमको क्या मिल गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर था, तो ओमेगा नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सारा चला जाएगा, तो 4 का अंडर रूट 2, के स्क्वायर का अंडर रूट के, और एल स्क्वायर का अंडर रूट एल। ठीक है ना। अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि एल की वैल्यू क्या होगी, एल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एल की वैल्यू आ जाएगी 2k डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट। इसको लिखते हो 2k डिवाइडेड ओमेगा नॉट का मतलब 2 पाई एफ नॉट। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा k अपॉन पाई एफ नॉट। ठीक है, तो L की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, यहाँ से मेरे को L की वैल्यू इतनी मिल गई, देखो वेट, ये आपकी L की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहां से मेरे को इंडक्टर की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कैपेसिटर की वैल्यू। ठीक है ना, तो यही सेम चीज को ना, इस इक्वेशन को हम मान ले थर्ड, हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग इसमें यहां लिखते हैं एज ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था हमारा, 4 अपॉन एलसी था। ठीक है ना, एंड इक्वेशन थर्ड में क्या आया था हमारा, इक्वेशन थर्ड में हमारा आया था L इक्वल्स टू के अपॉन पाई एफ नॉट। क्या था, L इक्वल्स टू एंड L इक्वल्स टू के अपॉन पाई एफ नॉट। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, देखो ओमेगा नॉट तो हमको दिया ही है, L पता ही चल गया। ठीक है ना, तो अब C उससे निकाल लेंगे। अब C रखो, इसको प्लग कर दो इस इक्वेशन को, ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन था ना ये, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन थर्ड को प्लग कर दो इसमें, तो इसको क्या हो जाएगा, और में ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के अपॉन पाई एफ नॉट टाइम्स सी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एफ नॉट डिवाइडेड बाई, देखो 4 पाई एफ नॉट डिवाइडेड बाई के इंटू सी। ठीक है ना, अच्छा ओमेगा नॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 पाई स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, एज ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या है, 2 पाई एफ नॉट। ठीक है ना, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट स्क्वायर को इतना लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एफ नॉट डिवाइडेड बाई के टाइम्स सी। ठीक है, अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर करो ऐसे, तो आ जाएगा, बचेगा पाई बचेगा, एफ नॉट से एफ नॉट तो केवल एफ नॉट बचेगा, इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन के इंटू सी। तो यहाँ से अगर मैं, और सी इक्वल कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन पाई एफ नॉट के। ठीक है ना, ये तुम्हारा आ गया सी की वैल्यू। समझ में आई चीज, कितने लोगों को समझ Yes, में, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये Yes, आपका, sir. इसमें हमने क्या करा है कि हमको ये पैरामीटर्स दिए रहेंगे, और बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स वी कैन डिजाइन कि जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि आपको 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करना है। ठीक है ना, तो 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करना है, तो आप सिंपली एफ नॉट आपको पता चल गया कि 5 किलो हर्ट्ज चाहिए। ठीक है ना, अब एफ नॉट आपको पता चल गया, अब आप एल और सी उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे जो फॉर्मूला के बेसिस पे है। ठीक है ना, आप एक कांस्टेंट नंबर जो भी आपका था, जैसे मान लो एल और सी जो चीज मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, मतलब एल और मतलब सॉरी जो Z1 Z2 मल्टीप्लाई करके उससे के आया है। ठीक है ना, तो आपको दो दो चीजें चाहिए, मतलब एल और सी निकालने के लिए, एक के की वैल्यू चाहिए और दूसरी क्या चाहिए आपको, एफ नॉट की वैल्यू। तो एफ नॉट को तो मैं दे ही रहा हूं, और के की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सिंपली जो भी आपका इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसे चूज करोगे जिसका रेशियो क्या इंडिकेट करता हो, के स्क्वायर इंडिकेट करता हो, तो इसके थ्रू आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, लो पास फिल्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं हाई पास फिल्टर की बात करूं, सिमिलरली अगर मैं कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर की बात करूं, ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा आपको, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखो इसमें आपका ये ऐसे कैपेसिटर होगा और बीच में ऐसे इंडक्टर होगा। ठीक, अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये आपका, वेट,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टी ही टाइप होगा, ये पाई टाइप भी हो सकता है, ठीक है ना, मैं केवल टी बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि पाई टाइप नहीं हो सकता, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना होगा, पाई का जेड ओ पाई कितना होता है, जेड वन जेड टू अपॉन अंडर रूट में जेड वन स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस जेड वन जेड टू, समझ रहे हो, तो वैसे करके कर सकते हो आप, ठीक है। मैं जो आपको एनालिसिस बता रहा हूँ वो सिलेबस में है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही आएगा कि रट्टू तोते जैसे बन के पढ़ लिया केवल यही बुक में दिया है तो, ठीक है। वो वैसे भी आ सकता है, आपको कैसे भी मतलब आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। तो देखो अब कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देख के बता सकते हो कि हाई पास फिल्टर है, ठीक है ना। अगर आपका सीरीज में अगर जो तुम्हारा कैपेसिटर लगा है, तो सीरीज में कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है ना। सीरीज में कैपेसिटर अगर कहीं भी लगा रहेगा तो डीसी को ब्लॉक करेगा, जब डीसी को ब्लॉक करेगा तो एसी को तो पास ही करेगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को तो पास ही करेगा, यानी हाई पास फिल्टर है, देख के बता सकते हो। अब इसका मैं अगर इंपेडेंस लिखना चाहूँ, उसका मतलब वैल्यू लिखना चाहूँ कैपेसिटर का, तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2C। क्यों क्यों 2C लिखूंगा, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में क्या होता है, सीरीज में कैपेसिटर अगर दो कैपेसिटर लोगे तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन था वैसे होता है, जैसे आपको मतलब 2C और 2C कैपेसिटर सीरीज में होगा तो क्या बनेगा, ओवरऑल C बनेगा, ठीक है ना, इसलिए 2C में लिख रहा हूँ वहां पे, ठीक है ना, ये है L, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर का है। इसमें अगर एनालिसिस करने जाओगे तो वही सेम है, वही इसमें Z1 Z2 जो है, इसका भी जो Z1 Z2 है वही सिंपली आएगा K नॉट स्क्वायर या फिर K स्क्वायर जो भी लिखते हो, और इक्वल टू क्या आ जाएगा L/C, इसका भी आएगा सेम, ठीक है। क्यों ऐसे आएगा, क्योंकि आपको पता है Z1 इक्वल क्या 1 अपॉन जे ओमेगा सी है, और Z2 इक्वल टू है जे ओमेगा एल, ठीक है। तो ये सेम आएगा, इससे ये आप रखोगे तो L/C ही आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका जेड नॉट कैलकुलेट करूं, जेड नॉट कैलकुलेट करूंगा क्या आता है, अंडर रूट में Z1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस Z1 Z2, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इसमें ना आप अगर ऐसे मैं मान लो कॉमन ही ले लूं, Z1 Z2 कॉमन ले लेता हूं, मान लो Z1 Z2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, देखो 1 प्लस क्या बचेगा, Z1 Z2 मैं कॉमन ले लूंगा क्या आ जाएगा, 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2, ठीक है। ये समझ में आया कहां से आ गया, मैं Z1 Z2 कॉमन ले लिया हूं, ठीक है। ये कॉमन हम लोग वहां पे भी ले रहे थे, याद है, हमको क्या करना है ना, अंडर रूट में Z1 Z2 को मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल K लिख दूंगा, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो इसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट में Z1 Z2, ठीक है, फिर लिख दूंगा मैं अंडर रूट में 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2, ठीक है। अब देखो जेड नॉट है यहाँ से, ये अंडर रूट में Z1 Z2 को मैं क्या लिख सकता हूँ इस वाले इक्वेशन से, देखो इस वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ क्या, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में Z1 Z2, ठीक है। तो इसको मैं k तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। और देखो 1 प्लस Z1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी लिख दो जल्दी से, जे ओमेगा सी, और अपॉन 4 Z2 है, तो 4 Z2 की वैल्यू कितनी है, जे ओमेगा एल, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा बताओ, ए आ जाएगा आपका सिंपली जेड नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टाइम्स, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर 1, तो देखो जे ओमेगा है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब सॉरी 4 तो नीचे ही रहेगा, 1 ए हो जाएगा 1 अपॉन 4, और ओमेगा स्क्वायर माइनस में इसलिए लिखा हूं क्योंकि जे ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल सी हो गया, ठीक है। तो यहां से जे जेड नॉट जो आया है हमारा, इसका जेड नॉट वो क्या है, के टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है। Wait. ठीक है, तो ये जो है हमारा जेड नॉट आ गया।